ये सच्ची घटना है आसाम के सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट की। दोस्तों यहाँ के शहर के रहने वाले दिलीप सिंह नाम का एक आदमी, जिनकी उम्र 50 साल के करीब थी दोस्तों, वो जाते हैं गांव में एक ज़मीन खरीदने के लिए, शोनितपुर के ही एक गांव में। दोस्तों यहाँ पे वो जिसका ज़मीन खरीदने के लिए बातचीत करता है वो एक बंगाल का ब्राह्मण आदमी होता है जिसका नाम है धीरेन आचार्य। दोस्तों वो एक काली माता का पुजारी होता है। उसने अपने घर में काली माता को प्रतिष्ठित करके रखा हुआ है। जागृत काली माँ उसके घर में थी और वो उसकी पूजा करते थे दोस्तों। लेकिन दोस्तों वो किसी कारणवश वो अपना ज़मीन को बेच के वापस बंगाल जाना चाहते थे दोस्तों। जब दिलीप सिंह ने उनसे बातचीत की कि आप अपनी ज़मीन मुझे बेच दीजिए, क्योंकि दिलीप सिंह को भी वो ज़मीन काफ़ी सस्ते में मिल रही थी दोस्तों। लेकिन दोस्तों ज़मीन बेचने के साथ साथ बंगाल के जो पंडित थे धीरेन आचार्य, उन्होंने शर्त रखी कि अगर आप मेरी ज़मीन को लेना चाहते हैं तो आपको प्रतिदिन काली माता की पूजा करनी होगी। और दोस्तों सस्ती ज़मीन के लालच में आके दिलीप सिंह ने उसकी बात में हामी भर दी दोस्तों। मतलब उसने उसको यस कर दिया कि ठीक है, मैं रोज़ काली माता की पूजा करूँगा। और दोस्तों यही हो गई दिलीप सिंह से सबसे बड़ी गलती। दोस्तों दिलीप सिंह ने लालच में आके हाँ तो कह दिया था, लेकिन दोस्तों उसका काली माता के प्रति किसी भी तरीके का कोई भक्ति भाव था ही नहीं दोस्तों। उसने लालच में आके सस्ती ज़मीन के चक्कर में हाँ कर दिया कि हाँ भाई मैं काली माता का पूजा करूँगा प्रतिदिन। लेकिन दोस्तों जैसे ही उसने ज़मीन खरीद लिया, बंगाल का ब्राह्मण भी वापस बंगाल चला गया उसको ज़मीन बेच के। लेकिन दोस्तों कुछ दिन बीतने के साथ साथ ही उसने काली माता के मंदिर को तोड़ दिया दोस्तों, लिटरली तोड़ दिया और मूर्ति को जंगल में फिकवा दिया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों कहानी यहीं से शुरू होती है दोस्तों, यहीं से बस। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को दिलीप सिंह के फैमिली के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। दिलीप सिंह के फैमिली में दिलीप सिंह थे जिनकी उम्र 50 से 55 साल के भीतर का था दोस्तों। उनका एक बेटी था जिसका उम्र 30 से 35 साल था दोस्तों। उसके बाद उसका दो छोटा बेटा था। छोटा मतलब एक का उम्र 20-22 साल का था और दूसरे का 25 से 28 साल के भीतर का था दोस्तों। तो दो बेटी था दिलीप सिंह का, उसका नाम था रानी। उसके जो छोटा वाला लड़का था उसका नाम था राजू, और जो 20-22 साल का लड़का था उसका नाम था संजीव दोस्तों। ये तीनों ही बाहर रहते थे दोस्तों, तीनों ही बच्चे उसके बाहर रहते थे। राजू बाहर में कहीं काम करता था और जो रानी था वो भी अपने पति के साथ अरुणाचल में रहती थी दोस्तों। और दोस्तों जो छोटा वाला बेटा था वो भी यहीं पे शहर में काम करता था, तो शहर में ही कभी कभी रह जाता था, कभी कभी मन करे तो घर आता था, नहीं तो उधर ही काम की जगह में रह जाता था। तो दोस्तों लिटरली दिलीप सिंह अकेले रहते थे रात को घर में। उन्होंने जैसे ही मंदिर तुड़वा दिया दोस्तों, मंदिर तोड़ के मूर्ति को जंगल में फिकवा दिया, उसके बाद दोस्तों उसके साथ घटना चालू हो जाती है दोस्तों दिलीप सिंह दर्जी का काम करते थे, वो भी अपने शहर में। जो शहर से उसका घर का डिस्टेंस, गाँव वाले घर का डिस्टेंस दोस्तों 2 किलोमीटर था दोस्तों। तो दोस्तों दिलीप सिंह जैसे ही शहर से काम कंप्लीट करके रात को घर लौटते हैं दोस्तों, क्योंकि वो अकेला रहता था दोस्तों, वो घर लौटता है, अपना हाथ मुंह धुला के घर में बैठता है। तो दोस्तों उसका घर का जो पीछे का साइड था वहाँ में बांस बाड़ी था दोस्तों। मतलब जो बैम्बू का जो झाड़ होता है दोस्तों, वहाँ उसको हम लोग का इलाका में बांस झाड़ बोला जाता है दोस्तों। तो दोस्तों बांस झाड़ की तरफ से उसको कुछ छन छन करके चलने का साउंड सुनाई देता है दोस्तों। तो वो बाहर निकल के देखता है दोस्तों, लिटरली वो कांप गया दोस्तों, उसका कलेजा मुंह में आ गया था दोस्तों। उसने देखा बांस झाड़ के नीचे एक लाल साड़ी पहने हुए औरत चल रही थी, बांस झाड़ की तरफ जा रही थी दोस्तों उसने जैसे ही देखा कि वो औरत चलते चलते बैम्बू के झाड़ में गायब हो गया दोस्तों, लिटरली गायब हो गया। वो दौड़ के गया, दरवाजा बंद करके अपने बेड में जाके दुपक के बैठ गया, मतलब डर के कांप रहा था दोस्तों। फिर क्या हुआ दोस्तों, उसको अजीब अजीब चारों तरफ से गुर्राने की, किसी जानवर की जैसे, मतलब एकदम डरावनी आवाज़ दोस्तों उसके कानों में पहुंच रही थी। वो पूरा कांप गया था दोस्तों। तो दोस्तों जैसे तैसे वो बिना खाना खाए ही सो गया दोस्तों, डर के मारे वो कंबल ओढ़ के बिना खाना खाए ही सो गया दोस्तों। और फिर नेक्स्ट डे सुबह हो गई दोस्तों। ये सिलसिला कुछ दिनों तक लगातार चलता रहा। मतलब औरत तो नहीं दिखा, लेकिन दोस्तों ये डरावनी आवाज़ों का जो सिलसिला था वो कुछ दिन लगातार चलते ही रहा दोस्तों। और दोस्तों इस घटना के कुछ दिन बाद एक रात ऐसा आया कि दिलीप सिंह अपना काम से जैसे ही लौटा, वो दरवाज़ा बंद करे बिना ही अपने बेड पे जाके बैठ गया। तो दोस्तों इन सब आवाज़ों से वो काफ़ी ज़्यादा डर चुका था, उसका तबीयत भी कुछ ख़राब चल रहा था दोस्तों।
लेकिन उसका जो दरवाजे का बिल्कुल सामने का तरफ उसका बाउंड्री के पास एक गुआवा का पेड़ था दोस्तों। गुआवा हम लोग का इलाका में इंग्लिश में गुआवा बोला जाता है, हम लोग का इलाका में उसको प्यारा बोलते हैं, असमीज में मधुरियाम बोलते हैं। तो दोस्तों आप लोग सर्च कर लीजिएगा आप लोग का इलाका में उसको क्या बोलते हैं। जो गुआवा होता है, गुआवा का पेड़ कम से कम 10 फुट ऊंचा था दोस्तों। वो क्या देखता है दोस्तों, 10 फुट के ऊंचाई में बैठा हुआ वो सफेद कपड़ा पहने हुए एक आदमी, बहुत ही डरावना उसका शक्ल, उसका 10 फुट ऊंचाई से उसका पैर जो जमीन को टच कर रहा था दोस्तों। ये देखते ही दोस्तों दिलीप सिंह अगले दिन पूरा बीमार पड़ गए दोस्तों। और दोस्तों जैसे ही दिलीप सिंह बीमार पड़ा, आस पड़ोस के लोगों को भी पता चला कि वो इस तरह से उसने काली माता का मंदिर तोड़ दिया, इसी वजह से उसको ऐसा हो रहा है। तो दोस्तों उन सारे लोग जो उसके घर पे आए, वो बीमार पे अपना बिस्तर पे लेटा हुआ था दोस्तों, उसको आके सारे लोगों ने समझाया कि तुमने काली माता का मंदिर तोड़ा, ये काली माता का ही प्रकोप है, तो तुम इससे अगर बचना चाहते हो तो फटाफट काली माता का मंदिर दोबारा बना लो। लेकिन दोस्तों उसके दिल में श्रद्धा नहीं थे, लोगों की बातों के वजह से उसने क्या किया, एक छोटा सा काली माता का मंदिर बना दिया। और दोस्तों जैसे ही उस बीमार पड़ा, ये खबर उसकी बेटी तक पहुंचा, तो दोस्तों उसका बेटी जो अरुणाचल से अपने जो छोटा उसका एक 5 साल का लड़का भी था उसका बेटी का, और एक गोद में छोटी सी बच्ची थी दोस्तों, उन दोनों को लेके वो अपना पति से भी कुछ नोकझोंक की वजह से वो वापस अपना पिताजी के घर में आ गया था। तो दोस्तों दिलीप सिंह जो है काम पे जाता था रोज, उसका तबीयत थोड़ा सा रिकवरी हुआ, वो फिर से काम पे जाने लगा। वो अपने बेटी को बोल के जाता था कि बेटी मैं काम पे जा रहा हूँ, तुम काली माता का यहाँ में जो संध्या आरती होता है या पूजा होता है दिन का, तो तुम वो सब कर लेना। तो बेटी ने कहा ठीक है पापा मैं कर लूँगा। लेकिन उसका बेटी जो पूजा किए बिना ही कह देती थी कि हाँ पिताजी मैंने पूजा कर दिया, हाँ मैंने संध्या आरती कर दिया, जो कि झूठ है दोस्तों। वो पूजा नहीं करती थी, उसका भी काली माता के प्रति कोई भक्ति भाव नहीं था, जिसके वजह से वो पूजा अर्चना नहीं करती थी, संध्या आरती नहीं करती थी, और वो झूठ बोल देती थी कि हाँ पिताजी मैंने किया है, हाँ पिताजी मैंने संध्या आरती कर दिया है। तो दोस्तों ऐसा कुछ दिन चलने के बाद क्या हुआ कि उसका जो बेटी है वो बीमार पड़ गया दोस्तों, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया, बेड में लेट गया उसका बेटी का भी तबीयत खराब हो गया दोस्तों उसका जो बेटी है वो एकदम सूख के काटा हो गया था दोस्तों। उसके शरीर में सिर्फ हड्डियों का ढांचा बचा हुआ था, मांस बिल्कुल था ही नहीं, ऐसा लगता था देखने में दोस्तों। उसकी पूरी नसें बाहर आ गई थी दोस्तों। और दोस्तों ऐसे ही एक रात जैसे रानी बेड पे गई सोई, सुबह जैसे ही उठा उसके सर में बहुत जाम लगने लगा कि यार मेरे सर पे क्या हो गया। तो दोस्तों उसने आस पड़ोस के जो औरत थे उन सबको बुलाया, उन लोगों ने उसके सर में देखा तो उनको पता चला कि उसके सर में भोले बाबा का जो जटा है, जटा आ गया था दोस्तों। तो दोस्तों जटा जैसे ही आया, लोगों ने उसको देख के प्रणाम किया, फिर लोगों ने उसको कहा कि ये भोले बाबा का जटा है, इसको रहने दो। लेकिन दोस्तों नहीं, रानी को अपने बस खूबसूरती से मतलब था। उसने कहा कि नहीं आप लोग ये कैसी बात कर रहे हो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये क्या बोल रहे हो, ऐसे मत बोलो, ऐसे बोलती थी रानी। तो दोस्तों रानी ने ऐसा बोला और मतलब उसको चीज़ को बहुत नेगलेक्ट किया। फिर उसका जैसे ही पिताजी काम से आया दिलीप सिंह, तो दोस्तों रानी ने कहा कि पिताजी देखिए ना मेरे सर पे क्या हो गया है। तो उसके लोग बोल रहे हैं कि ये जटा है, भोले बाबा का जटा है, देखिए ना क्या हो रहा है। तो दोस्तों उसके पिताजी ने भी कैंची लेके बहुत ट्राई किया कि वो काट के निकाल दे जटा को, लेकिन दोस्तों उसका पिताजी से भी नहीं हुआ। जिन जिन औरतों ने ट्राई किया उस जटा को काट के गिरा देने के लिए, ब्लेड लेके ट्राई किया, लेकिन नहीं काट पाया। लिटरली सबका हाथ में दर्द शुरू हो गया। उसके पिताजी ने भी रात को ट्राई किया था, उसका पिताजी का हाथ भी दर्द हो गया, लेकिन कोई उस जटा को काट नहीं सका दोस्तों। और दोस्तों क्योंकि उसने बहुत नेगलेक्ट कर दिया था कि यार ये क्या हो गया, ये सब मुझे नहीं चाहिए, इसीलिए दोस्तों जैसे ही वो जटा को लेकर सोई, अगले सुबह जैसे ही उठी जटा अपने आप खोल के बिस्तर में गिरी हुई मिली उसको दोस्तों। उसके पिताजी को भी बताया कि पिताजी देखिए जटा अपने आप खुल गया मेरे सर से। उसके बाद उसके पिताजी ने बोला हाँ बेटी अच्छा हुआ। लेकिन दोस्तों इसके बाद उसकी बेटी जो है ज़्यादा दिन नहीं बच पाई, उसकी बेटी का ऐसे ही बीमारी में देहांत हो गया दोस्तों। इसके बाद दोस्तों कुछ दिन बीतने के बाद उसका दिलीप सिंह का जो एक बेटा था, मैंने पहले आप लोगों को बताया था, दिलीप सिंह का बेटा था राजू, जो सेकंड नंबर पे था। उसका बेटी के बाद वाला जो लड़का था उसका नाम था राजू। तो दोस्तों राजू बाहर से ये घटना होने के बाद वापस अपना घर आ रहा था। तो दोस्तों वो जैसे ही घर में आया, कुछ दिन रहने के बाद दोस्तों ये बीमारी उसका बेटे को भी लग गया दोस्तों। राजू भी बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगा, क्योंकि ये सब का चक्कर में दिलीप सिंह पूजा और अर्चना एकदम भूल गया था, काली माता के पास जाता ही नहीं था। उसने पूजा पाठ एकदम छोड़ दिया था दोस्तों। मंदिर ऐसे ही
सुनसान पड़ा रहता था। दिलीप सिंह उसमें पूजा अर्चना कुछ नहीं करता था, ना संध्या आरती देता था ना पूजा करता था। तो दोस्तों ऐसे ही उसका बेटी के देहांत के बाद राजू कुछ दिन बाद आया घर में। आने के बाद दोस्तों तुरंत ही कुछ दिनों में राजू भी बीमार पड़ गया दोस्तों। उसका भी हालत खराब, सूख के काटा, बेड में लेटा रहता था दिन भर, अपने से मतलब ऊपर देख के कुछ ना कुछ बात करते रहता था राजू। ऐसा लगता था कि वो किसी से बात कर रहा है ऊपर देख के, लेकिन दोस्तों उसका हालत बहुत ही ख़राब हो गया। वो पता नहीं किससे बात करता था दोस्तों। ये सब देख के दिलीप सिंह भी काफ़ी परेशान हो गया कि यार मेरे बेटे को भी ये सब क्या हो रहा है। तो दोस्तों एक दिन ऐसे ही दिलीप सिंह ने मार्केट जाते समय अपने बेटे से पूछा कि राजू बेटे कुछ खाओगे। राजू ने कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ साइलेंटली अपना सर को हिला दिया। फिर उसके पिताजी ने और जोर दे के पूछा, बेटा क्या खाओगे, मिठाई खाओगे, मिष्टी खाओगे, मिष्टी रसगुल्ला खाओगे। तो राजू भाई एकदम गुस्से में 5 उंगली को दिखा के बोल रहा है कि 5 खाऊंगा 5। ये सुन के तो भाई दिलीप सिंह को एकदम मतलब डर गया वो। और दोस्तों वो जैसे कि उसके बेटे ने बोला कि 5 खाऊंगा, उसने 5 रसगुल्ला लाके उसको दिया कि ले बेटे तू खा ले। लेकिन वो एक भी नहीं खा पाया। जैसे वो मुंह में देता, कुछ भी खाना मुंह में देता, सब उल्टी होके निकल जाता दोस्तों। उसका हालत इतना खराब हो चुका था। फिर दोस्तों ऐसे ही कुछ दिन बीता और दोस्तों उसके बाद राजू का भी देहांत हो गया दोस्तों। जैसे ही राजू का डेथ हुआ उसके बाद दोस्तों दिलीप सिंह बहुत गहरे सदमे में चला गया था। इसके बाद दोस्तों दिलीप सिंह ने भी ये रियलाइज़ किया कि हाँ ये मेरी ही गलती की वजह से हुआ है, मेरी ही गलती की वजह से मेरा बड़ी बेटी और मेरा मझला बेटा का देहांत हो गया, क्योंकि मैंने ही झूठा वादा कर दिया था बंगाल के जो ब्राह्मण था धीरेनाचार्य उसको कि मैं काली माता का पूजा करूँगा। मेरी ही लालच के वजह से मेरी 2 औलाद आज दुनिया में नहीं रहा दोस्तों। तो दोस्तों दिलीप सिंह ने बहुत पछताया। उसने काली माता के सामने जाके हाथ जोड़ लिए, माफ़ी मांगा कि हे माँ मुझे माफ़ कर दो, मेरी ही गलती की वजह से ये सब हुआ है, आप मुझे माफ़ कर दो, मेरे छोटे बेटे को माफ़ कर दीजिएगा, मेरी गलती का सज़ा उसको मत दीजिए, आप उसे माफ़ कर दीजिए माँ। मैं अभी से आपकी रोज़ पूजा करूँगा, खुद पूजा करूँगा, मैं दूसरा का भरोसे नहीं रहूँगा, मैं खुद आपकी रोज़ पूजा करूँगा। उसके बाद दोस्तों दिलीप सिंह ने काली माता के मंदिर में रोजाना पूजा करना चालू किया दोस्तों। वो उसका दिल में इतना भक्ति भाव आ गया कि दोस्तों अभी उस घटना को बीते हुए 25 से 26 साल हो चुके हैं दोस्तों उस घटना को बीते हुए। लेकिन दोस्तों आज भी दिलीप सिंह रोजाना काली माता का पूजा करके ही खाना खाता है। मतलब वो काली माता के लिए ही जी रहा है। काली माता ने ही उसे जीवित रखा हुआ है कि अपना पुजारी के रूप में उसको जीवित रखा हुआ है दोस्तों। रात के 10 बजे 12को दुख पहुंचा है या फिर आपके वजह से काली माता उदास है, रो रही है, तो डाकिनी शाकिनी इस चीज को कतई बर्दाश्त नहीं करती है दोस्तों। जिनके वजह से काली माता को दुख पहुंचता है उसका समूल नाश कर देती है डाकिनी शाकिनी दोस्तों।